सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद और एक्सरसाइज 13.1 के बाद नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. सो देखिए, लेट E and F are two events of an random experiment. किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के दो इवेंट्स हमने E और F ले लिए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी E के होने की प्रोबेबिलिटी जब F पहले से ही हो चुका है तो F के जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं उसी में से हम किसके एलिमेंट्स निकालते हैं, E के होने के. यानी F कैसे काम करता है, सैंपल स्पेस की तरह. E के लिए F कैसे काम करेगा, सैंपल स्पेस. तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन F का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, probability of occurrence of event E and F both, दोनों इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, P ऑफ F मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे P ऑफ F, ये जो F है ना P ऑफ F क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. यदि यही प्रोबेबिलिटी 0 हो गया यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फिर हम E इंटरसेक्शन F कैसे निकालेंगे, तो ये 0 नहीं बनना चाहिए. और वैसे भी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर 0 नहीं बनेगा. तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी यानी दोनों इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F. हम बच्चे को कैसे लर्न कराते हैं कि देखो डायमेंशन सेम होना चाहिए, यहाँ पे F है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, F होना चाहिए. तो दो इवेंट E और F के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है. ऐसे ही हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E के होने की प्रोबेबिलिटी, और जब E हो चुका है तो उसमें से किसके होने की प्रोबेबिलिटी, F की, क्योंकि E इंटरसेक्शन F लिखो या फिर F इंटरसेक्शन E लिखो एक ही बात है. यानी आप देखो E का होना और जब E हो चुका है तो उसमें से किसका होना, F का होना. सिमिलरली F का होना और जब F हो चुका है तो उसमें से किसका होना, E का होना. ये सब आप सुनो, अब ध्यान से सुनो. ये चूंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बेस्ड ऑन दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो है. अब जो आपको डाउट हो रहा था कि मैडम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या केस है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मैथमेटिकल डेफिनेशन तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि यदि कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं इसका मतलब एक का होना दूसरे पे इफेक्ट नहीं कर रहा है या दूसरे का होना पहले पे इफेक्ट नहीं कर रहा. लेकिन अगर ये डिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों का होना यानी किसी भी एक का होना दूसरे को अफेक्ट करेगा, ये है. लेकिन हम लोग इसको निकालें कैसे, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन या क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें लैंग्वेज से हमें समझ ही नहीं आता कि ये दो इवेंट्स या दो से ज्यादा इवेंट्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है. तो हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे. तो यहाँ पे E का होना और जब E इवेंट हो चुका है तो उसमें से F का होना, F का होना और जब F हो चुका है तो उसमें से E का होना. ये किसके लिए है, ये डिपेंडेंट के लिए, डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है. अब सुनिए, when E and F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. कैसे इवेंट्स है ये, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. इसको भी साथ के साथ ही समझ लीजिए. E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F. तो आप क्या लिखते हैं, P ऑफ E का होना और जब E हो चुका है तो उसमें से F का होना. अब अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या फर्क पड़ता है कि F होता है या नहीं होता है या E होता है या नहीं होता है, क्योंकि E और F तो आपस में डिपेंड ही नहीं कर रहे. यानी दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. आप मेरी बात समझें. तो जब E का होना और जब E हो चुका है तो उसमें से F का होना, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं डिपेंडेंट में F बाई E. लेकिन अब हम सिंपली कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ F. यानी कोई फर्क नहीं पड़ता इस F के होने में यदि E पहले हो चुका है या नहीं हो चुका है. तो यदि आप सुनिए, यदि E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी सिंपली E की प्रोबेबिलिटी और F के होने की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है तो ये कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. समझ आ गया. इसकी सेपरेट निकाल लो, इसकी सेपरेट निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके कंप्लीट योर राइट हैंड साइड. इन दोनों के कॉमन फेवरेबल एलिमेंट्स निकाल लो और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो. अगर दोनों सेम है तो कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना. अब ये हमने 2 के लिए किया, 3 के लिए देखते हैं. लेट A, B and C
आर 3 डिपेंडेंट इवेंट्स ऑफ एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो यही सब लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब अगर आपको लिखना आ गया तो क्वेश्चन तो बहुत इजीली बनता है। ए के होने की प्रोबेबिलिटी, और जब ए हो चुका है तो उसमें से बी का होना, और जब आपके पास ए और बी दोनों हो चुके हैं तो इवेंट सी का होना। समझे? इन जनरल, चलो हम जनरलाइज कर लेते हैं। इन जनरल लेट E1, E2, E3 अप टू En-1 En आर कैसे इवेंट्स हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स ऑफ एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ये क्या है? सबसेट्स है, यानी इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन En कैसे लिखेंगे? E1 का होना, E1 का होना, और E1 हो चुका है तो उसमें से हैपनिंग ऑफ E2। जब E1 और E2 दोनों हो चुके हैं तो उसमें से E3 का होना। समझे आप? बोलो, समझ आया? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ En, जबकि E1, E2, E3 और En-1 ऑल प्रीवियस इवेंट्स आर हैपेंड। समझ आ गया? अब देखिए, यदि ये सारे इवेंट्स डिपेंडेंट हैं, सुनिए, अगर ये ABC डिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये है, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कैसे लिखा जाएगा? PA इनटू, अब क्या फर्क पड़ता है कि A होता है या नहीं होता है? सिंपली कितना हो जाएगा? PB, और यहां कितना हो जाएगा? PC। सिमिलरली अगर E1, E2 अप टू En, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन En इज सिंपली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इन सब की सेपरेट प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाएगा ये। सो दीज आर द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ठीक है, फॉर द डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब सुनो, इसमें और समझाते हैं, ठीक है। 4 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और चीजें पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। पहला केस, लेट A and B are 2 independent events of a random experiment। ये 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दैट इज क्या मतलब हुआ? PA इंटरसेक्शन B कितना हो गया? सिंपली PA इंटू PB। यदि ये 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, डिपेंडेंट के लिए तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरह से ऐसे लिखते हैं। अब अगर इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कहता है देन A बार B, A एंड B बार, ठीक है, और A बार एंड B बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यदि 2 इवेंट्स A और B कैसे हैं? इंडिपेंडेंट्स हैं, तो ये कह रहे हैं कि A का नहीं होना और B का होना, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। चलो पहला प्रूफ कर देते हैं। यदि ये इंडिपेंडेंट है तो मुझे क्या प्रूफ करना है? A बार इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? PA बार इंटू PB। यही होना चाहिए, इनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाएगा। चलो LHS ले लेते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B, ये क्या कहता है? वेन डायग्राम से मैंने आपको बताया था, B का होना A का नहीं होना, ये A और ये B का होना पर A का नहीं होना, दिस वन किसके इक्वल हो गया? ये बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B।
नाउ बाय इक्वेशन नंबर 1 ये कैसे है इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ये कितना हो गया PA इंटू PB। क्लियर, टेक आउट द कॉमन PB, तो 1 माइनस PA इज PA बार। चेक कर लो, PA बार इंटू PB हो गया प्रूफ। नाउ सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बार, ये किसके इक्वल होना चाहिए, PA इंटू PB बार, ये होना चाहिए। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब A का होना B का नहीं होना बाय वेन डायग्राम, A इवेंट B इवेंट, तो कौन सा वाला पोर्शन, दिस वन। आप क्या लिखेंगे, PA इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल्स टू PA में से कौन सा पोर्शन निकालना है, PA इंटरसेक्शन B, और चूंकि A और B आपके इंडिपेंडेंट है सो आप लिखेंगे PA इंटू PB। सो ध्यान से देखो, PA जब कॉमन लिया तो 1 माइनस PB कौन हो गया, PB बार। नाउ सी, P A और B इंडिपेंडेंट है तो उन दोनों के बार भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, सो PA बार। आपको क्या प्रूफ करना है, इनटू PB बार। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो PA बार इसका मतलब होता क्या है, देखो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, आप पूछ रहे थे ना मुझसे, इसका मतलब होता है नाइदर A नॉर B, ना तो इवेंट A होना चाहिए ना इवेंट B होना चाहिए। अच्छा इसको क्या लिखूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का बार बाय द डिमॉर्गन्स लॉ, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। अच्छा बार है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, आइदर A और B, इसका मतलब होता है आइदर A और B और बोथ, यानी एटलीस्ट A और B। 1 माइनस इसका फॉर्मूला होता है PA प्लस, बोलो क्या होता है, PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। सो कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस PA माइनस PB, और ये माइनस माइनस प्लस, और चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो PA इंटू PB। ध्यान से देखो फैक्टर बन रहे हैं इसके, 1 माइनस PA, ठीक है, इंटू 1 माइनस PB, 1 माइनस PA माइनस PB एंड दिस इंटू दिस प्लस का PA इंटू PB, दिस बिकम्स PA बार, और ये क्या बन गया आपका, PB बार। तो हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार इज सिंपली इनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। तो अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो A बार B भी इंडिपेंडेंट है, A और B बार भी इंडिपेंडेंट है, और दोनों के बार भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। तो यदि इनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लीकेशन इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है सो ये क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट। और अगर इस तरह के केसेस लगते हैं तो हम क्या बोलेंगे इनको, डिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे आपके पास एक बैग है, एक बैग में बहुत सारी डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, यदि एक बॉल निकालने के बाद आपने दूसरी बॉल निकालने से पहले पहली वाली रिप्लेस कर दी तो कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट, है ना। और आपने रिप्लेस नहीं की विदाउट रिप्लेसमेंट तो डिपेंडेंट केसेस। लेकिन बहुत सारी लैंग्वेज में हमें पता ही नहीं चलता, कॉइन के केस में, डाइस के केस में, तो हम लोग ये मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट, नोट डाउन। अब देखो यहां से हम लोग एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो हमने पढ़ा, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट A और B, यानी देखो वहां से मैंने क्या मतलब मुझे ये निकाला है A यूनियन B, इसी को बोलते हैं ना एटलीस्ट A और B। तो मेरे पास वहां से क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार। इसको क्या लिख सकते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ से A यूनियन B का होल बार, और ये कितना हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू 1 माइनस PA बार इंटू PB बार। आई बात समझ में, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट A और B इज 1 माइनस PA बार एंड PB बार। किसके लिए कर रहे हैं ये सब हम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। तो सुनो, लेट A1, A2, A3 up to AN are independent events of a random experiment, then probability of at least one of them, इसको हम लिख सकते हैं यहां से 1 माइनस PA1 बार। ठीक है, समझ आया, बोलो। फिर A3 बार
अप टू TAN बार। बोलो द्वित्रिशा, क्लियर है? सो ये मैंने n इवेंट्स के लिए जनरलाइज कर दिया, ठीक है। अब देखो जो भी मैंने पढ़ा उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज एक बैग के अंदर 5 तो जो है व्हाइट कलर की बॉल्स है और 10 ब्लैक कलर की बॉल्स है ना। 1 by 1 randomly 1 by 1 2 balls are drawn without replacement. 2 balls are drawn without replacement, ठीक है। Then find the probability both the balls are of black color। पहले केस में ब्लैक कलर की बॉल निकालना B1, देखो ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, वैसा ही सिंबल ले लेते हैं ताकि मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़े, इन फर्स्ट ड्रॉ। और B2 ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि दोनों केसेस में ब्लैक कलर की बॉल आनी चाहिए। डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? बोलिए, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? बोलो बोलो अच्छे से बोलो, अब तो इतना समझ में आ गया, अब तो आप क्लियरली बोलिए। विदाउट रिप्लेसमेंट कैसा केस है ये? डिपेंडेंट। वेरी गुड, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे ब्लैक कलर की बॉल का निकालना, और जब ब्लैक कलर की बॉल पहले ड्रॉ में आ चुकी है तो उसमें से सेकंड ड्रॉ में भी ब्लैक कलर की बॉल आना। ब्लैक कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 10/15। अब जब आपने एक ब्लैक कलर की बॉल निकाल दी और रिप्लेसमेंट नहीं किया तो 9 ब्लैक और 5 व्हाइट, टोटल इज 14। अब ब्लैक कलर की बॉल निकालना 9/14, समझ आया? ये 3 से गया, ये 5, ये 2 और ये 7, कितना आंसर? 3/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, चलो और कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, from a pack of 52 cards, 3 cards are drawn randomly 1 by 1 without replacement, ठीक है ना। Then find the probability in first two draws। किंग आना चाहिए, ठीक है। एंड इन थर्ड ड्रॉ क्या आना चाहिए? एस। अच्छा, अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो फिर से ये इवेंट्स कैसे हो गए? डिपेंडेंट। अच्छा, 3 इवेंट्स हैं ये। पहले वाले में किंग आना, दूसरा कार्ड जब आपने निकाला तो भी किंग आना, और तीसरे वाले ड्रॉ में एस आना। किंग कितने होते हैं? 4। एस कितना होता है? 4। सो हम लिखेंगे, सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन थर्ड वाले ड्रॉ में एस आना। फर्स्ट ड्रॉ में किंग, सिंबल से समझ आ रहा है? सेकेंड ड्रॉ में किंग एंड थर्ड ड्रॉ में एस। तो इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1, और जब एक किंग निकल चुका है तो दूसरे ड्रॉ में भी किंग निकालना, और जब स्टार्टिंग के दोनों किंग निकल चुके हैं तो सुनो, फिर थर्ड ड्रॉ में एस निकालना। किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी बोलिए 4/52। अब किंग कितने रह गए? 3 किंग्स, और टोटल कार्ड्स कितने बचे आपके पास? 51। अब कितना लिखेंगे आप? 3/51। अब क्या हाल हो गया? 2 किंग हो गए, ठीक है, 2 किंग्स बचे, एंड टोटल कितने कार्ड्स बचे आपके पास? 50। सैंपल स्पेस चेंज हो गया। अब उसमें से एस निकालना, एस तो पूरे के पूरे ही है, तो 4/50। आई बात समझ में? है ना?
क्वेश्चन नंबर 3, अब सुनिए, एक बैग के अंदर 2 व्हाइट है, 5 ग्रीन कलर की बॉल है ना, और 3 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। ड्रॉ 3 balls, 1 by 1 randomly. Draw 3 balls 1 by 1 randomly with replacement. अब आप निकालते हैं लेकिन डाल देते हैं, ठीक है। तो सुनिए, फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट कलर की बॉल आना, सेकंड ड्रॉ में ब्लैक कलर की आना, एंड थर्ड ड्रॉ में भी ब्लैक कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो हम क्या निकालेंगे, सुनो, पहले व्हाइट आना फर्स्ट ड्रॉ में, सेकंड ड्रॉ में क्या आना, बोलो, सेकंड ड्रॉ में ब्लैक, और थर्ड ड्रॉ में भी ब्लैक आना। ये B2 B3 का मतलब है सेकंड ड्रॉ में ब्लैक, थर्ड ड्रॉ में ब्लैक। अब कैसे लिखेंगे, कैसे इवेंट्स है, जब आप रिप्लेस कर रहे हो तो कैसे इवेंट्स है ये, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है विथ रिप्लेसमेंट। ये वाले कैसे थे, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये कैसे थे सारे, अब कैसे हैं, और ये वाले विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये कैसे थे, डिपेंडेंट। और अब कैसे, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप तो बाकी शफल कर देते हो, है ना। तो आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ड्रॉ में ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी टोटल कितना हो गया, 10 ना, तो 2 by 10। अच्छा, ब्लैक की 3 by 10, और नेक्स्ट में भी 3 by 10, ठीक है ना। सॉल्व करना चाहो तो कर लो। ये कितना हो गया, 9, और ये कितना हो गया, 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। A die is thrown. E is the event. The number appearing is a multiple of 3. ठीक है। And F is the event. Number appearing is even. ठीक है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड whether the events E and F are independent or not. ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। तो लैंग्वेज से नहीं पता चलता। ई क्या है, देखो सैंपल स्पेस तो क्या हो गया, एक डाई को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6। क्यों भाई, इसमें तो कोई समझाना ही नहीं है। मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 और 6। एफ क्या है, इवन नंबर का आना 2 4 6। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलो, फेवरेबल इवेंट 2, टोटल कितना है ये, तो कितना हो गया 1 by 3। अच्छा पीएफ बोलो 3 by 6, 1 by 2। अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन कौन, ओनली 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बोलिए कितना, फेवरेबल 1, टोटल कितना 6। तो देखो जरा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 1 by 6 ही आता है क्या, तो PE इंटू PF इज ऑल्सो 1 by 6। तो कैसे इवेंट्स हैं ये, E एंड F बोलो आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ऐसे पता लगाते हैं हम। बॉल्स के केस में तो रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट से पता चल जाता है, लेकिन कई लैंग्वेज में पता नहीं चलता। तो अगर P इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF, तो ये कैसे इंडिपेंडेंट, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट है। नेक्स्ट देखिए, एन अनबाइज्ड यानी फेयर, अनबाइज्ड भी बोलते हैं इसको, यानी आपने कोई प्रॉब्लम नहीं की इसमें। ये फेयर डाई, अनबाइज्ड डाई इज थ्रोन थ्राइस। ए क्या है, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट थ्रो में ऑड नंबर का आना,
बी क्या है? बी इज द इवेंट ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या। A fair die is thrown thrice, है ना, ट्वाइस है, ट्वाइस, दो ही तो लिए हैं हमने, है ना, तो TW कर लो, ट्वाइस, तो टोटल सैंपल स्पेस तो आपको पता है कितना होता है इसमें 36। ए क्या है? ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। तो बोलो यहां पे क्या क्या आ सकता है? 1, 3, 5 तीन तरीके से, और यहाँ 1, 2, 3, 4, 6 कुछ भी आए तो कितना हो गया 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 18/36। क्यों भाई? भाई यहाँ 1, 3, 5 आना चाहिए, उसके अलावा यहाँ कोई आए सेकंड पे कोई बाउंडेशन ही नहीं है। डी के लिए देखें, ऑड नंबर ऑन सेकंड थ्रो, यहाँ आना चाहिए 1, 3, 5, और वहां क्या आना चाहिए? कुछ भी 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी। अगेन कितना? 6 × 3, तो पीबी कितना बन गया आपका 18/36 यानी 1/2। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट थ्रो में भी ऑड आया और सेकंड थ्रो में भी ऑड आया, यही कह रहा है ना। तो यहाँ पे भी 1, 3, 5 और इधर भी क्या आना चाहिए 1, 3, 5। कितने हो गए? 3 × 3 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 9 टोटल कितना 36। कितना हो गया? इज पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, है क्या ये? है ना। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously. ठीक है। E कौन सा इवेंट है? 3 head और 3 tail। F क्या है? At least 2 head and G क्या है? At most 2 head। ठीक है। ऑन द पेयर वाइज ई एफ, फिर उसके बाद ई जी एंड एफ जी, आपको बताना है इंडिपेंडेंट है या नहीं, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बताना, ठीक है। अच्छा, तो 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली फेंका तो सैंपल स्पेस एच एच एच, एच एच टी, टी एच, ठीक है, एच टी टी, फिर टी एच एच, टी एच टी, यहाँ टी एच और टी टी, ये सैंपल स्पेस। ई क्या है? ई आपको क्या गिवन है? 3 हेड और 3 टेल, यानी क्या लिखेंगे आप? एच 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 और टी टी टी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलो, हाँ दोनों के लिए, और 1/2 1/2 1/2, तो 1/8, 2/8 यानी 1/4। अच्छा, उसके बाद एफ बोलिए, एटलीस्ट 2 हेड, एच एच एच, डबल एच टी, एच टी एच, ये नहीं आएगा, टी एच एच, फिर क्या आएगा? बस कितना हो गया? 4 × 1/8, कितना? 1/2। जी एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा डबल एच टी, एच टी एच, एच टी टी भी आ जाएगा, टी एच एच बोलो, टी एच टी भी आ जाएगा, टी टी एच भी आ जाएगा, और टी 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 भी आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये कितना हो गया? 7। तो 7/8। टी जी कितना हो गया? 7/8, क्योंकि हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। अच्छा, अब क्या करना है? पेयर वाइज चेक करना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जो ई में भी आए और एफ में भी आए, बताओ तो जरा कौन कॉमन है? एच एच एच, सिर्फ एक ही है ना भाई। इसमें क्या आएगा? ई इंटरसेक्शन में ये
तो क्या हो जाएगी 1/8। और ये PE इंटू PF के इक्वल है क्या, PE इंटू PF, तो PE कितना 1/4, PF 1/2 है इक्वल। तो E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G, जो E और G में कॉमन हो, ये रहा E और G, कौन सा कॉमन है, E एंड G, ट्रिपल T, तो T T T अगेन, तो PE इंटू PG, PE और PG नहीं ना, नॉट इक्वल, तो कैसे है ये, आर नॉट इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद F इंटरसेक्शन G, F और G में कॉमन, F और G में कॉमन, ट्रिपल H तो नहीं है, HHT, HTH, THH कहाँ है, ये रहा, बस। तो कितना 3/8। और PF और PG नहीं, 7/16, तो ये भी क्या हो गए F एंड G नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। तो ओनली कौन इंडिपेंडेंट है, F और G, नहीं E और F, पहला वाला E और F, ठीक है ना।